हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, तो इसका यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं और एक सीक्वेंस में हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है एंशिएंट थॉट इन वेस्ट यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है वो आपको पढ़ना है। सुकरात के पूर्व के चिंतन और सुकरात के बाद के चिंतन जैसे एपिक्यूरियंस, स्टोइक्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के विचार आपको पढ़ना है। तो ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 पर हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है। आज का जो वीडियो है यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 है जिसमें हम प्लेटो के विचार पढ़ने वाले हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है, प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत क्या है। आज की वीडियो में हम डिटेल में पूरा नोट्स के साथ पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्लेटो का जीवन परिचय और प्लेटो के ऊपर सुकरात के विचार का क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ा था। और पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें हमने सुकरात के पहले के चिंतन और सुकरात के जीवन परिचय और उनके सिद्धांत को पढ़ा था। तो वो सारी वीडियोस देखना मत भूलिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है। देखिए प्लेटो का आदर्श राज्य जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है या न्याय का सिद्धांत है या शिक्षा का सिद्धांत है, तीनों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पूरा नोट्स के साथ। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए या प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत का वर्णन कीजिए या फिर प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपका आंसर यही होगा जो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए आपकी हेडिंग है प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो के आदर्श राज्य के आधारभूत तत्व अथवा उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए जो इसके पहले की वीडियो हमने पढ़ी है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेटो का परिचय, मतलब प्लेटो का जीवन परिचय और प्लेटो के ऊपर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। तो सुकरात का जो भी प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी जो आपकी पार्ट 2 की थी। यूनिट 1 का पार्ट 2 था। आज का वीडियो यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 है जिसमें हम प्लेटो के सारे सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप लोगों ने ये समझा था कि प्लेटो जो थे सुकरात के जितने भी विचार थे उसको अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखते हैं। प्लेटो की जो किताब है उसमें वो आदर्श राज्य का वर्णन करते हैं, क्योंकि जो प्लेटो के गुरु थे वो आदर्श राज्य का ही विचार देते थे, आदर्श राज्य के बारे में ही बताते थे। आदर्श राज्य का मतलब ऐसा राज्य जिसमें हिंसा ना हो, अन्याय ना हो, युद्ध ना हो, इन सब चीज़ों का कोई स्थान ना हो, ऐसे राज्य की कल्पना प्लेटो करते थे, ऐसे राज्य का विचार ये देते थे। तो ये ऐसे राज्य की कल्पना क्यों करते थे? क्योंकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था से तंग आ चुके थे, ये लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि प्लेटो के जो गुरु सुकरात थे उनको लोकतंत्र शासन व्यवस्था के द्वारा ही विषपान करना पड़ा था। जहर का प्याला इनके गुरु को, प्लेटो के गुरु सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया था लोकतंत्र शासन व्यवस्था के द्वारा ही। तो देखिए प्लेटो जो आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं उसमें पहला पॉइंट हो जाएगा दार्शनिकों का शासन। यानी प्लेटो का मानना है कि जो एथेंस की भ्रष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उससे क्षुब्ध हो चुके थे, तंग आ चुके थे। प्लेटो के अनुसार शासकगण भ्रष्टाचार में लिप्त तथा अच्छे शासक से गुणों से रहित थे। यानी कि प्लेटो के अनुसार जो शासकगण थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अच्छे शासक के गुणों से रहित थे। यानी कि लोकतंत्र जब था एथेंस में, उस टाइम की बात प्लेटो करते हैं, तो उस टाइम एथेंस में शासन व्यवस्था जो थी उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था और शासक जो थे उनके अंदर कोई भी नैतिक गुण नहीं थे। प्लेटो यानी कि उसने अपने सुप्रसिद्ध एवं सर्वोत्तम ग्रंथ रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाए या राजाओं और युवराजों में दर्शन की शक्ति न आ जाए तब तक नगरों को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब राजा दार्शनिक हो जाएगा तो वो उसके अंदर नैतिकता होगी, अच्छे गुण होंगे और वो अच्छे से शासन करेगा। तो इसलिए प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं
जिसमें अन्याय नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, किसी को दंडित नहीं किया जाएगा बिना दोष के। जैसे प्लेटो के गुरु सुकरात को विष पान करना पड़ा, जहर का प्याला पीना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके गुरु सुकरात पर 3 आरोप लगाए गए थे। और वो 3 आरोप क्या लगाए गए थे? आप लोग यूनिट नंबर 1 की पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको सुकरात के बारे में पढ़ाया था। तो इसीलिए प्लेटो का मानना है कि लोकतंत्र के द्वारा ही उनके गुरु को ऐसी सजा दी गई थी। 3 आरोप लगा करके उनको सजा दी गई, जहर का प्याला पिलाया गया, जिससे उनके गुरु सुकरात की मौत हो गई। तो इसलिए प्लेटो का मानना है कि इन्होंने कहा कि जब तक जो राजा है वो दार्शनिक न बन जाए और जब तक उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, तब तक जो नगर है उनको बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इस तरीके से भ्रष्टाचार और अनैतिकता और हिंसा फैली रहेगी, अन्याय होता रहेगा। आदर्श राज्य के बारे में दूसरा पॉइंट है शासक की निरंकुश स्थिति। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए जिस दार्शनिक शासक अथवा दार्शनिक राजा की परिकल्पना करते हैं, उसकी स्थिति निरंकुश है, अर्थात उस पर कानून और जनमत का कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरा पॉइंट है शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था। देखिए, प्लेटो इस सत्य से पूर्णतः अवगत था कि परिवार तथा निजी संपत्ति की व्यवस्था व्यक्ति को स्वार्थी और भ्रष्ट बना देती है। तो शासक वर्ग भी संपत्ति तथा परिवार के मोह के कारण निजी स्वार्थों का त्याग नहीं कर पाते। जो शासक वर्ग होते हैं वो संपत्ति के लिए और परिवार के मोह के कारण अपने निजी स्वार्थ को त्याग नहीं कर पाते तथा वे समग्र राज्य हित की उपेक्षा करते हैं और जनहित का काम नहीं करते, राज्य हित का काम नहीं करते। अपने आदर्श राज्य में शासकों को दार्शनिक बनाने अर्थात उन्हें निजी स्वार्थ और मोह से मुक्त करने के लिए वह उन्हें परिवार और निजी संपत्ति से रहित करने की व्यवस्था करता है। यानी कि जो प्लेटो है उनका कहना है कि जो एक राजा होता है वो दार्शनिक होना चाहिए और उसके जो भी निजी स्वार्थ होते हैं उनसे अगर वो मुक्त होगा तभी वो परिवार और निजी संपत्ति से रहित हो पाएगा, क्योंकि जब तक उसके अपने निजी स्वार्थ होंगे वो अच्छा शासक नहीं बन सकता। चौथा पॉइंट है न्याय पर आधारित राज्य। देखिए, प्लेटो का आदर्श राज्य जो है न्याय पर आधारित है। न्याय का मतलब देखिए, उसकी न्याय की अवधारणा परंपरागत धारणाओं से अलग और पूर्णतः मौलिक है। प्लेटो के अनुसार अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार राज्य अथवा समाज द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन ही न्याय है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की भी कल्पना करता है। उनका मानना है कि न्याय का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को जिस काम करने का अच्छा गुण है, जो व्यक्ति जिस काम को एकदम सही तरीके से कर सकता है, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार केवल वही काम करे, उसके काम में कोई हस्तक्षेप न करे। जैसे जो जिस काम के लिए, जैसे सेना है तो वो राज्य की रक्षा करे, किसान हैं तो वो खेती करे। तो जो जिस काम के लिए है, जिस काम को जो करने के योग्य है, वो उस काम को करे, एकदम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करे। तो प्लेटो के अनुसार वही न्याय है। प्लेटो के आदर्श राज्य में देखिए 5वां पॉइंट है समाज का गुण एवं कार्य के आधार पर विभाजन। देखिए, प्लेटो के अनुसार समाज जो है न्याय पर आधारित होना चाहिए, अर्थात सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। जो जिस काम को करने के योग्य है उस काम को अपना कर्तव्य मानकर अच्छे से पूरा करे, उसका पालन करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह गुण एवं योग्यता के आधार पर कार्य विभाजन में विश्वास करता है। जो प्लेटो है वो योग्यता और गुण के आधार पर ही कार्य विभाजन की बात करते हैं और उसी को वो न्याय मानते हैं। देखिए, छठा पॉइंट है आदर्श राज्य के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, प्लेटो ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक मौलिक शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। और ये जो बुक है रिपब्लिक प्लेटो की, इसमें प्लेटो ने उन्हीं सब चीज़ों को लिखा है, उन्हीं सब विचारों को प्रस्तुत किया है जो उनको अपने गुरु से मिला है। गुरु मतलब सुकरात से, क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात थे और सुकरात ने अपने जीवन में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि वो एक भ्रमणशील दार्शनिक थे। वो इधर उधर घूमकर अपने विचार दिया करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। एक एक वीडियो को एक क्रम में देखा करें, तभी आप आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे। तो
तो रिपब्लिक में उन्होंने सुकरात के ही विचारों को प्रस्तुत किया है। आदर्श राज्य में व्यक्तियों, विशेष रूप से जो शासक वर्ग हैं, उनके वास्तविक गुणों का विकास करने का लक्ष्य था। इसकी पूर्ति के लिए ही उसने मौलिक शिक्षा व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। तो आई होप कि आप प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में समझ गए होंगे कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, जिसमें अपनी योग्यता के अनुसार से अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और शासक जो है नैतिकता से पूर्ण होना चाहिए और अपने निजी स्वार्थों से मुक्त होना चाहिए। एक आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत कि प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या प्लेटो के शिक्षा के विचारों का वर्णन कीजिए, या प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए। किसी तरीके से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लेटो की शिक्षा पद्धति के लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, देखिए आंसर आप पॉइंट में लिखेंगे ना तो आपको नंबर काफी अच्छा मिलेगा। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना की परिकल्पना को मुक्त रूप देना इसका सर्वप्रथम लक्ष्य है, और उसमें उन्होंने शिक्षा की भी बात की है। यह क्योंकि प्लेटो का कहना है कि एक आदर्श राज्य जो है न्याय पर आधारित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इसकी मान्यता यह है कि न्याय की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब व्यक्तियों में नैसर्गिक गुणों का विकास होगा और उनके अनुरूप समाज में उनके कर्तव्यों का निर्धारण और उनका पालन होगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय का मतलब ही यही है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है उसको अच्छे से करे, कर्तव्यों का पालन करे। तीसरा पॉइंट है, प्लेटो इसका लक्ष्य विशेष रूप में शासक तथा सैनिक वर्गों के गुणों का विकास करना है। प्लेटो का लक्ष्य क्या है कि शासक वर्ग तथा सैनिक वर्गों के गुणों का विकास करना, तभी एक आदर्श राज्य बन सकता है। चौथा पॉइंट है, देखिए कर्तव्य पालन के लिए चरित्र निर्माण को यह आवश्यक मानता है। प्लेटो का मानना है कि कर्तव्य का पालन करने के लिए चरित्र का निर्माण होना चाहिए, चरित्र में नैतिकता होनी चाहिए, अच्छे गुणों से व्याप्त व्यक्ति होना चाहिए। यही कारण है कि उसने इसे भी अपने शिक्षा पद्धति का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में चरित्र निर्माण की भी बात की है। पांचवा पॉइंट है कि इसके साथ साथ कर्तव्य पालन की भावना का विकास करना भी प्लेटो का लक्ष्य है। उसकी शिक्षा पद्धति सकारात्मक साधक के रूप में है। प्लेटो ने मुख्यतः दो भागों में इसको विभक्त किया है। शिक्षा को प्लेटो ने दो भागों में विभक्त किया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। उसने प्रारंभिक शिक्षा के लिए 4 से 20 वर्ष की आयु निर्धारित की है, यानी 4 वर्ष के बालक बालिकाओं से लेकर के 20 वर्ष के आयु उन्होंने निर्धारित की है कि वो प्रारंभिक शिक्षा का दौर है। इससे उसने सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य किया है कि हर व्यक्ति, चाहे बालक हो या बालिका, लड़की हो या लड़का, सभी को प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने लोगों की भावनाओं एवं उनके संवेगों को संतुलित करके उनका चरित्र निर्माण करना इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ साथ उसने बच्चों में सैनिक गुणों के विकास का भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि बच्चों के अंदर सैनिक गुण भी होने चाहिए। इसे भी उसने 2 भागों में ही विभक्त किया, यानी सैनिक गुण को भी उसने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है 4 से 18 वर्ष की आयु तक की शिक्षा, और फिर दूसरा है 18 से 20 वर्ष की आयु तक की शिक्षा। आइए अब पढ़ते हैं प्लेटो का न्याय संबंधी विचार कि प्लेटो ने न्याय संबंधी क्या विचार दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए, या प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जो प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जब उनको मृत्यु दंड दिया गया, यानी कि उनके ऊपर 3 आरोप लगा करके जब उनको जहर का प्याला पिलाया गया, और पहले यूनान में इसी तरीके की व्यवस्था थी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर देगा, गलत काम कर देगा, तो उसको मृत्यु दंड कैसे दिया जाएगा, जहर का प्याला पिला करके। तो सुकरात के ऊपर 3 आरोप लगाए गए। पहला आरोप ये था कि यूनान के लोग जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, तो
सुकरात उनका विरोध करते हैं और अपने देवता का महत्व प्रस्तुत करते हैं और एक ईश्वर में विश्वास रखने की बात करते हैं। और तीसरा आरोप सुकरात पर यह लगाया गया था कि ये अपनी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इन 3 आरोपों को लगा करके सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। जब प्लेटो के गुरु सुकरात को मौत की सजा दी गई तो उसके बाद सुकरात के सर्वाधिक जो प्रिय शिष्य थे प्लेटो, उनके सामने यह समस्या थी कि यूनान की जो तत्कालीन राज्य है उसके अंदर बुराइयां जो हैं उनसे मुक्त होने के लिए किस प्रकार के राज्य का किस प्रकार का राज्य होना चाहिए। जो यूनान में उस टाइम तत्कालीन समय में जो बुराइयां व्याप्त थी उनसे किस प्रकार मुक्त होया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना करने की चाहा, प्लेटो ने इसलिए एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहा जो लोकतंत्र, वर्गतंत्र और निरंकुश तंत्र की बुराइयों से मुक्त हो। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही उसने आदर्श राज्य की परिकल्पना की। उसका राज्य न्याय की व्यवस्था, दार्शनिकों का शासन और शासकों के लिए साम्यवादी व्यवस्था और एक नवीन शिक्षा पद्धति पर आधारित है। यद्यपि इसके अनेक आधारभूत तत्व हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है न्याय की व्यवस्था है कि न्याय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यही कारण है कि उसके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक का दूसरा नाम न्याय से संबंधित है। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या बात बताई है, आइए अब उसको जानते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित। देखिए, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को समाज में वही कार्य अथवा वही कर्तव्य मिलना चाहिए जो उसके प्राकृतिक गुण के अनुकूल हो। जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है उसको वही कार्य देना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य को नहीं कर पाएगा उसको वो कार्य नहीं देना चाहिए। यही क्या है, न्याय है। यानी जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है एकदम अच्छे तरीके से, केवल उसको वही काम सौंप दो, वो काम अपने काम को एकदम जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य मानकर करेगा। दूसरा पॉइंट है वैधानिकता की सीमा से बाहर। सामान्यतः न्याय की धारणा जो है वैधानिक है, परंतु उसने न्याय की धारणा को वैधानिकता की सीमा से बाहर कर उसे भी व्यापक बनाया। उसकी ये जो धारणा है नैतिक है। तीसरा पॉइंट है निर्धारित कर्तव्य का पालन करना। देखिए, प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति के मन को न्याय का निवास स्थान मानता है कि हर इंसान का जो मन है वो न्याय का निवास स्थान है। उसके अनुसार उसे समाज में अपने प्राकृतिक गुणों के अनुकूल निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रकृष्ट गुणों के आधार पर समाज का वर्गीकरण। देखिए, प्लेटो जो है समाज का व्यक्तियों के प्रकृष्ट गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। शासन कार्य में अयोग्य तथा अक्षम व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करने के लिए ही उसने ऐसा किया। यानी कि जो प्लेटो हैं समाज का व्यक्तियों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना चाहते हैं। उनका कहना है कि शासन कार्य में अयोग्य व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो शासन हो एकदम क्या हो, नैतिकता से भरा हो, आदर्श राज्य हो जिसमें दंड और अन्याय का कोई स्थान न हो। पांचवा पॉइंट है अनावश्यक प्रतियोगिता का विरोध। देखिए, प्लेटो का ये जो सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, उसमें व्यक्तियों में आत्म संयम तथा मनोयोग की भावना पैदा करता है। प्लेटो का मानना है कि जो अनावश्यक प्रतियोगिता होती है उस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में स्वार्थ और लोभ को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भ्रष्टाचार, अराजकता, अशांति और अव्यवस्था समाज में बल लेने लगती है। और ये सारी चीज़ें समाज में जो भ्रष्टाचार है, अराजकता है, अशांति है, अव्यवस्था है, ये सारी चीज़ें समाज में बढ़ जाती है। इसलिए जो अनावश्यक प्रतियोगिता है उसका विरोध भी प्लेटो ने किया है। छठा पॉइंट है आत्मत्यागी। प्लेटो देखिए क्या कहते हैं, वह व्यक्तियों में कर्तव्य बोध की भावना पैदा कर उसे आत्मत्यागी बनाना चाहता है। सातवां पॉइंट है साम्यवाद पर बल। तो प्लेटो साम्यवाद पर भी बल देता है। यह लोकतंत्र विरोधी है और साम्यवाद पर बल देता है। प्लेटो लोकतंत्र के विरोधी क्यों थे? क्योंकि उनके गुरु सुकरात को लोकतंत्र शासन व्यवस्था के द्वारा ही मौत की सजा दी गई थी। आठवां पॉइंट है नैतिकता और सदाचार। यह कर्तव्य बोध के जरिए व्यक्ति में नैतिकता की भावना पैदा कर उसे सदाचारी बनाना चाहता है। प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति में नैतिकता होनी चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए
और जो जिस काम को करने योग्य है वो उस काम को अपना कर्तव्य मानकर ईमानदारी से करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, और यही क्या है, न्याय है। तो आई होप कि आप प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत और शिक्षा का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, बिल्कुल वैसे ही जाकर आप लोगों को अपने एग्जाम में लिखना है। और देखिए मेरे बच्चों, आपके सिलेबस में अरिस्टोटल के बारे में भी दिया गया है, तो अगली वीडियो में हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, अरिस्टोटल के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। और एक सीक्वेंस में आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके लिए सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीए के हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।